हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि आपके क्लास 10th से लेकर के क्लास 11th या यूं कहें क्लास 12th, है ना, इन सभी के लिए ये कंटेंट जो है फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ। देखिए, न्यूटन्स लॉ को पढ़ने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो अपने को आना चाहिए, है ना, जो कि हम लोग फिजिक्स में क्लास 5-6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। वो टर्म है फोर्स। क्या है? फोर्स। तो फोर्स अपने को आना चाहिए कि फोर्स भैया क्या होता है। ठीक है, फोर्स, फोर्स क्या होता है सुने होंगे, बचपन से ये सुनते आए होंगे, है ना, फोर्स अप्लाई करो, फोर्स अप्लाई करो, है ना। फोर्स होता क्या है? वो रटा वाला कहानी नहीं चाहिए, बुक वाला पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। ये दुनिया, ये जो है आप लोग का दुनिया गया, अब कुछ अच्छे तरीके से समझाइए। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या है? एक काइंड ऑफ एक्शन है ना। क्या है? एक काइंड ऑफ एक्शन है। अब एक्शन किस तरह का है, तब हम यहां कहते हैं ये एक्शन है इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, है ना। तो हमने क्या बोला कि फोर्स इज ए काइंड ऑफ एक्शन इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। जैसे हम किसी चीज को धक्का देते हैं, है ना, जैसे मान लो दरवाजा खोलते हो तो खींचते हो, है ना। किसी चीज को धक्का देना होता है तो क्या करते हैं, उसको हम पुश एंड पुल करते हैं, हाँ या ना। तो ये है आपका फोर्स। क्या है? एक तरह का एक्शन है जो आपका पुश और पुल के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम लोग कैटेगरी पढ़ते हैं कि फोर्स की कितनी कैटेगरी है ना। तो फोर्स जो है आपका, फोर्स की कैटेगरी, तो फोर्स आपका जो है दो भागों में फिजिक्स में बांटा गया है ना। पहला है आपका कांटेक्ट फोर्स। क्या है? कांटेक्ट फोर्स। दूसरा है आपका नन कांटेक्ट फोर्स। दुनिया की तमाम फोर्सेस इसी के अंतर्गत, इसी दोनों के अंतर्गत आती है। तो कांटेक्ट और नन कांटेक्ट। कांटेक्ट में नाम से पता चल रहा है, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, बचपन में पढ़े होंगे फ्रिक्शन फोर्स। जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट होता है और वो बॉडी किसी एक बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी रोल करता है, स्लाइड करता है, स्किड करता है, तो हम क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। तो वो हो गया फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा होता है रिएक्शन फोर्स, जिसे हम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, रिएक्शन फोर्स। तीसरा है मस्क्यूलर फोर्स। क्या है? मस्क्यूलर फोर्स, टेंशन फोर्स, है ना। ये तमाम आपका एग्जाम्पल है कांटेक्ट फोर्स का। मस्कुलर फोर्स, जैसे कि आपका कुश्ती वगैरह देखे होंगे, दंगल मूवी देखे होंगे, तो दो बॉडी क्या करता है, दो लोग आपस में कुश्ती लड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, अपने शरीर का ताकत लगाता है ना। तो वो एक तरह से एग्जांपल हो गया मस्कुलर फोर्स का। तो ये सब सारा फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स। आगे देखते हैं नन कांटेक्ट फोर्स। नन कांटेक्ट नाम से पता चल रहा है ना, कि बिना छुए, ऐसा फोर्स जो बिना छुए लगे। तो उसमें होता है आपका पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स। क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा है आपका ग्रेविटेशनल। तीसरा क्या है? ग्रेविटेशन। ये सब के बारे में आप क्लास 12th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अभी अपने को बस इतने दायरे में रहना है, इसी दायरे में। अगर हम 10th की बात करें तो इतने दायरे में रहना है ना। इसका मोर डिटेल और अच्छे से जो है आपका 11th 12th में ये चीजें बहुत डिटेल में, एक अलग चैप्टर ही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, है ना, सारी बातें वहां पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एक जनरल इंफॉर्मेशन फोर्स के ऊपर, कि फोर्स क्या है भैया। फोर्स इज ए काइंड ऑफ एक्शन इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। और दुनिया में दो तरह का, फिजिक्स के हिसाब से दो तरह का, कॉन्टेक्ट नॉन कॉन्टेक्ट, एग्जाम्पल आपके सामने है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ को, है ना। किसको? न्यूटन्स लॉ को। हुआ क्या, जब फोर्स की डेफिनेशन जो आई, है ना, जैसे हम बताएं फोर्स, इसके बाद जो है न्यूटन्स बाबा ने, है ना, न्यूटन्स ने जो है दुनिया के सामने अपना मुद्दा रखा। ठीक है, क्या रखा? दुनिया के सामने अपना मुद्दा रखा, जिसे हम लॉ के तहत पढ़ते हैं, है ना। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इस तरह से पढ़ते हैं। तो हम न्यूटन्स की अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ की, किसकी? फर्स्ट लॉ की, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की,
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक टर्म जानना होगा, जो टर्म न्यूटन जी ने जो है एक्सप्लेनेशन में, अपना फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में जो है इस्तेमाल किया था, और ये टर्म है इनर्शिया। ये क्या है? ये है आपका इनर्शिया। इनर्शिया है ना। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। क्या है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। अब कैसा प्रॉपर्टी? वो जगह जमीन वाला तो नहीं ना? नहीं, प्रॉपर्टी है जैसे कि मेरा प्रॉपर्टी क्या है? पढ़ाना। हम अच्छा पढ़ा सकते हैं लेकिन हम अच्छा डांस नहीं कर सकते, तो ये मेरा प्रॉपर्टी क्या हुआ? पढ़ाना, है ना। जैसे आपका प्रॉपर्टी होगा गाना, तो आप अच्छा गा सकते हैं, है ना। बात समझ में आ रहा है? तो प्रॉपर्टी ये है। तो प्रॉपर्टी अब कैसा प्रॉपर्टी है ना। इनर्शिया का प्रॉपर्टी, इनर्शिया क्या है? एक तरह का प्रॉपर्टी है जो कि विच, है ना, विच कैन अपोज, क्या करता है? विरोध करता है। विच कैन अपोज द चेंजेस, विच कैन अपोज द चेंजेस इन द बॉडी, है ना, इन द बॉडी। जो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, अभी बताएंगे ये चेंजेस किसके बारे में बोला जा रहा है। ये चेंजेस आपका क्या है? रेस्ट एंड मोशन की बात होगी, है ना, चेंज ऑफ स्टेट की बात होगी, है ना। तो जब भी कोई बॉडी अपना स्टेट चेंज करता है तो वहां पर क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन का टर्म यूज होता है ना। तो वो इनर्शिया क्या है कि जब भी कोई बॉडी स्टेट को चेंज करेगा तो ये इनर्शिया क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बस का, आप लोग स्कूल जाते होंगे, बस से जाते होंगे, अगर किसी व्हीकल से भी जाते होंगे, है ना। अगर हम बात करते हैं बस का, मान लो कि बस में बैठे हो आप, ठीक, बस रुकी हुई है, आप बैठे हो, तो आप किस पोजीशन में हो? किस स्टेट में हो? रेस्ट में हो, है ना। अचानक से जो है बस खुलती है और अचानक से बस स्टार्ट होकर के चलना शुरू करती है, तो आपका बॉडी क्या होता है? ऐसे पीछे की ओर भागता है ना। क्यों भागता है? यहाँ पे इनर्शिया, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे था और वो चाहता है कि हम रेस्ट पे ही रहें, मीन्स अपोज करता है ना, इस मोशन को, चेंज को। अब आप रेस्ट पे थे, चेंज हुआ, मोशन में आया, तो क्या हुआ? स्टेट चेंज हुआ। उसी चीज को वो अपोज करता है। और उसी तरह से मान लीजिए अब बस चल रही है, आप बैठे हुए हैं बस में, तो बस के रिस्पेक्ट में आप क्या है? क्या है? आप रेस्ट में है, लेकिन अदर के रेफरेंस पे, है ना। अगर हम बात करें बाहर कोई व्यक्ति है खड़ा और उसके रेफरेंस पे आप क्या है? मोशन पे है। अब मान लीजिए आपका बॉडी क्या है? मूव कर रहा है, मूव कर रहा है ना। अब अचानक से जैसे कि ब्रेक लगता है, मान लो सामने से पापा की परी आई स्कूटी लेकर के, बस पे खचाक से जो है ब्रेक मारा बस ड्राइवर, क्या होगा? आपका पीछे भागे या बॉडी, या आगे? आगे की ओर भागे। क्यों? क्योंकि आप जो थे, है ना, आप जिस स्टेट में थे उसी स्टेट में रहना चाह रहे थे। अचानक से जो है बस रुका, स्टेट चेंज हुआ, तो यहाँ पे इनर्शिया अपोज किया। बात समझ में आया? ये चीज है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ समझने से पहले अपने को इनर्शिया समझना होता है, ठीक है। चलिए, अब आगे क्या होता है इसका जो है, अगर हम आगे बात करें इनर्शिया के बारे में, है ना, इनर्शिया से ही हमको आइडिया लगता है इस फोर्स की डेफिनेशन। अगर हम बात करें इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, तो भैया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें है ना, वैल्यू ऑफ फोर्स का पता नहीं चलता है ना। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का हमें पता नहीं चलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हमें यह पता चलता है कि कंप्लीट डेफिनेशन किसी फोर्स का क्या होगा, है ना। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एक्शन। फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एक्शन, है ना। फोर्स एक ऐसा एक्शन है जो किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है और मोशन से रेस्ट में ला सकता है ना। तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन की? अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे कि फोर्स, अगर हम फोर्स की कंप्लीट डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे? एन एक्शन बाय विच an action by which a body tilt to rest, a body always be at rest, है ना, be at rest or at motion until the external force applied on it। तो हमने क्या बोला कि फोर्स क्या है? एक ऐसा एक्शन है, फोर्स क्या है? एक ऐसा एक्शन है
जिसमें जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहेगा और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस मेरे हाथ पे जो है ये पेन है, ठीक है, अभी ये क्या है, रेस्ट पे है। हम जब इसको धक्का देंगे तब ये क्या हुआ, मूव करना चालू करेगा, है ना। जब हम धक्का देंगे तभी तो ये मूव करना चालू हुआ। अब जब धक्का अपना फोर्स को हटा दिए, इस पर जो फोर्स हम लगाए, है ना, तभी तो ये मूव हुआ। अब फोर्स को हटा देंगे तो क्या हो गया, ये जाकर के रेस्ट पे आया, नहीं आया। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते हैं किसी में, तब तक जो बॉडी रेस्ट में है वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा और जो बॉडी मोशन में है वो बॉडी मोशन में ही रहेगा और रहना चाहेगा। और यही इनर्शिया आपका बताता है कि जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगा और जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट। इसी को कहते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, तो इसमें क्या बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें डेफिनेशन पता चलता है, वैल्यू की पता नहीं होती कि हमने फोर्स कितना लगाया, है ना। जब हम यहाँ से हम धक्का मारे हैं, इसको मूव कराएं, इसका स्टेट चेंज कराएं, तो हम यहाँ से धक्का मारे तो फोर्स कितना लगा ये हमें पता अब तक नहीं है। इसी के बाद जो है न्यूटन बाबा ने क्या किया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दिया, जहां पे हमें ये बात बताया गया कि फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, मींस वैल्यू ऑफ फोर्स, कितनी मात्रा में फोर्स होगा, ये आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मिलता है, ठीक है। तो अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जैसे आपको फर्स्ट लॉ में पढ़ना हुआ था, जैसे आपको फर्स्ट लॉ में इनर्शिया एक टर्म पढ़ना हुआ था, है ना, वैसे ही आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले आपको एक टर्म पता होना चाहिए, मोमेंटम। क्या पता होना चाहिए, मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है, एक नया टर्म है आपके लिए, है ना। मोमेंटम क्या होता है इस बात से समझिएगा। मान लीजिए आपको एक बोला जाए कि एक साइकिल वाला है, ठीक है, इस दिशा में जा रहा है, ठीक, 50 मीटर पर सेकेंड से, किस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में, और इसी दिशा में जो है जा रहा है कौन, एक दूसरा साइकिल वाला है, ठीक है। अब जो है 50 मीटर इसका भी है, हम आपसे पूछ देंगे कि इसका बताओ कि मोमेंटम क्या होगा, तब क्या बोलिएगा, बराबर। अगर हम साइकिल दोनों सेम रखते हैं, मास सेम रखते हैं तो बराबर है, हाँ या ना। लेकिन अगर आपसे हम यही बात कह दें कि भैया एक ट्रक है, ठीक है, एक क्या है, ट्रक है, और एक छोटा सा स्कूटी है, ठीक है, अब इसका भी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड, इसका भी मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकंड। तो अब बताओ मोमेंटम किसका होगा, आपका दिमाग में क्या आएगा, बस ये जो ट्रक है आपका ये होगा। क्यों, क्योंकि भैया मास बड़ा है ना, मास बड़ा है, हाँ या ना। तो यहां से हम समझेंगे, देखिए ये जो मोमेंटम है ना, इसी मोमेंटम टर्म से हमें ये बात का पता लगता है, मतलब अगर हम बात करें वेलोसिटी की, है ना, तो वेलोसिटी के बारे में बहुत सारी आइडिया जो है इसी जगह हमें काफी सा आइडिया मिलता है। मतलब कह सकते हैं कि हम जो है, हमको जो है यहाँ पे मोर आइडिया, है ना, बहुत ज्यादा मोर आइडिया जो है वेलोसिटी का हमें यहाँ पे मिलता है। अगर हम बात करें, अब देखिए ये ट्रक था तो आप क्या बोल दिए, ये मास बहुत बड़ा था तब क्या बोल दिए कि इसका जो है, ये मन में सोचे कि ऐसा क्यों, है ना, क्योंकि ये बड़ा देखने में लग रहा है, बड़ा देखने से नहीं, उसका मास बहुत ज्यादा है। तब यहाँ पे हम कहेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम कुछ नहीं भैया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, ठीक है। क्या बोले कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, ठीक है। चलिए, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल पी से। किससे किया जाता है, कैपिटल पी से, ठीक है, कैपिटल पी से। और हमने क्या बोला कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मींस इसका गुणनखंड, गुणन है ना, मल्टीपल है कहने का मतलब। तो मास को हम m से लिख देते हैं और वेलोसिटी को मान लो v से लिख देते हैं। अब इसमें ये बताओ कि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, डायरेक्शन का सिंबल, और इसी साथ क्या है, मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो P बराबर क्या हो गया, mv, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, P बराबर mv, इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी तो इसका मतलब भैया दिशा होगा, है ना, डायरेक्शन होगा। वेक्टर में क्या बताया गया है बचपन में कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन हो, है ना, ये बताया गया है। तो इसके पास दिशा होगा, मोमेंटम के पास कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, तो कौन सा डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो जो डायरेक्शन आपका किसका होगा, वेलोसिटी का, है ना, वही डायरेक्शन क्या होगा, मोमेंटम का, ध्यान रखना।
है ना। जो डायरेक्शन क्या होगा वेलोसिटी का, वही डायरेक्शन क्या होगा मोमेंटम का। अगर हम यूनिट की बात करें, तो क्या हो जाएगा, मास का क्या होता है केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसको हम डायमेंशनल यूनिट के तहत लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, केजी का m की पावर 1, आपका ये आपका क्या है मीटर, मीटर क्या होता है लेंथ, है ना, l की पावर 1 अपॉन s है, तो ये t ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1, तो ये आपका क्या होगा डायमेंशनल यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से क्या है आपका मोमेंटम का, ठीक है, छोटा सा ये सारांश के रूप में बताया गया। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है इम्पल्स, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको जब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंतिम पे आएंगे, है ना, जब वहां पे बात बताया जाएगी कि चेंज मास जब चेंज होगा तो क्या होगा, वहां पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक टर्म है इसमें यूज होगा इम्पल्स। ठीक है, इसको हम लोग इम्पल्स भी बोलते हैं या इम्पल्सिव फोर्स भी बोलते हैं। इम्पल्स कुछ नहीं, बस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। क्या है, रेट ऑफ, है ना, चेंज ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स भी बोलते हैं या इम्पल्स भी बोलते हैं, तो ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ या चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, इम्पल्स बोलते हैं। चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोलते हैं, इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स बोलिए या फिर इम्पल्स बोलिए। ठीक है, तो आगे अब हम लोग चर्चा करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, है ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इस बात को समझिए।